नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। दिल्ली दौरे में पीएम मोदी से मुलाकात करके लौटे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पौड़ी में कहा कि इस बार उत्तराखंड को बजट में कई सौगात मिली हैं और इसी को लेकर वे पीएम मोदी का आभार जताने दिल्ली गए थे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के लिए 5,500 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह से चारधाम यात्रा रूट पर हो रहे NHI के निर्माण कार्य के लिए अच्छा बजट दिया है। वहीं आपदा से लेकर जनजातियां गांव के विकास और एयर कनेक्टिविटी के लिए बजट दिया गया है, जिसके लिए वे पीएम का आभार जताने दिल्ली पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर भी अब विकसित किया जाएगा। वहीं धन सिंह रावत की पीएम मोदी से हुई मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल पर कैबिनेट मंत्री ने चुप्पी साधी है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कल मेरी बैठक थी और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बार बजट में भी उत्तराखंड के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपए रेल कनेक्टिविटी के लिए दिए। हमारी आपदा के लिए पैसा दिया है। चार धाम के जो हमारे NHI के काम हो रहे हैं उसके लिए पैसा दिया है और यहाँ एयर कनेक्टिविटी के लिए पैसा दिया है। अब एयरपोर्ट जो हमारा देहरादून का है वो अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारे यहाँ जनमन योजना के तहत जो हमारे जनजाति गाँव हैं उनके विकास के लिए पैसा दिया है। अनुसूचित जाति के गाँव के लिए विकसित करने के लिए वहाँ के लिए पैसा दिया है। स्वास्थ्य और शिक्षा में भी जितना रुपए हमने मांगा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। एक तरफ जहां मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार कहे जाने वाली राष्ट्र से भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी को जड़ से खत्म करने एवं पीड़ितों को न्याय देने के लिए आए दिन समय समय पर तरह तरह के जागरूकता अभियान लगातार चलाती आ रही है तथा कोई भी पीड़ित न्याय से वंचित न रहे, इसको लेकर डबल इंजन की सरकार ने इस बार एक अलग ठोस कदम उठाते हुए देश से पुरानी कानून व्यवस्था को खत्म कर नई कानूनी व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे नागरिकों को अतिशीघ्र न्याय मिल सके। बावजूद इसके भी भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें सरकार के न्याय के प्रति बड़े बड़े दावे खोखले नजर आ रहे हैं। क्योंकि वहीं दूसरी तरफ सरकार के अपने ही कुछ चुनिंदा अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी तानाशाही, अफसरशाही एवं अपने पद का दुरुपयोग कर खुलेआम सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं, जिसका खमियाजा ग्रामीणों को न्याय न मिलने व भ्रष्टाचारी की मार झेलने के रूप में भुगतान करना पड़ रहा है। ऐसा ही चौंकाने वाला एवं हैरत कर देने वाला खुलासा उस वक्त सामने आया जब पीड़ितों की सूचना पाकर हमारे संवाददाता सबसे पहले गांव में पहुंचे और पूरे प्रकरण को बारीकी से देखा तो उसमें कुछ अलग ही हैरत करने वाली, चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। यह प्रकरण उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर ब्लॉक गांव गंगापुर का है, जहां जसपुर ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात एवं सरकार के अपने ही अधिकारी मनोज कुमार ने अपनी तानाशाही, नौकरशाही एवं पद का दुरुपयोग कर संविधान की अवहेलना करते हुए सरेआम सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर सही रिपोर्ट के स्थान पर झोपड़ी की जगह खाली प्लॉट दिखा देना, कच्चे आवास के स्थान पर पक्के आवास दर्शाना एवं अपनी इच्छानुसार सर्वे में पात्र व्यक्तियों की बाहर कर देना सहित अनेक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दर्जन यानी 12 ग्रामीणों की गलत रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारी को पेश कर दी। अधिकारी की इस भ्रष्टाचारी की खामियाजा ग्रामीणों को न्याय न मिलना, सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास आज तक न मिलने से वंचित रहकर भरना पड़ा। और मैं परेशानी, ये बारिश वारिश पड़ती है तो मेरा परिवार परेशान है, इसलिए मैंने अपने भैया का मकान पर रह रहा हूँ। तो मुझे मैंने कई बार बोला था मकान के लिए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं गया था एक बार ग्राम प्रधान जी के दौरे, उन्होंने ये बोला कि जी अभी मकान नहीं आए, जिस वक्त मकान आएंगे उस वक्त मैं बता दूंगा तुम्हें। अभी तक तो मेरी कोई सुनवाई हुई नहीं। मैं कई बार कागज़ ले लिए हैं और ना कागज़ वापसी करे हैं और ना कोई बताया है मेरे से। ये तो मैंने अपना टाइम पास करने के लिए चौमासे की वजह से या वैसे तो वहाँ पे भैया के मकान में रह रहा हूँ। ये करीब इसका मेरे पास पट्टा है, काफ़ी पुराना है, ये मेरे हिस्से में आया था ये। तो मैं गरीब आदमी हूँ तो मेरे से बन नहीं पा रहा ये है। मेरे बच्चे जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ और जो है क्या नाम है अपना समय पूरा कर रहा हूँ। गंगापुर रकवा लखवंत सिंह। जब सब में जांच हुई है तो मेरा घर क्यों छूटा है ये बताओ। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी तो पहले सुनवाई होनी चाहिए, तो मेरी जांच क्यों नहीं हुई। महेंद्र मनोज आए थे, मनोज सर जी, पर उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मेरे घर में बहुत एक डंगर रह गया है, टीन डली हुई है, बस उसी में मैं रहता हूँ। रात को मैं इधर रहता हूँ, मेरे बच्चे उधर रहते हैं। सिर्फ एक ये मांग करता हूँ कि मेरा मकान बन जाना चाहिए।
इस संबंध में जब ग्रामीण खंड विकास कार्यालय पहुंचकर प्रभारी खंड विकास अधिकारी समीम अहमद से मिले तो अधिकारी ने पेश की गई रिपोर्ट को गलत मानकर ग्रामीणों को हर संभव मदद करने का भरोसा देकर आश्वासन देते हुए बताया कि जब भी भारत सरकार का प्रधानमंत्री आवास रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा तो तत्काल दूसरे अधिकारी से दोबारा जाँच कराकर जो भी ग्रामीण पात्र की श्रेणी में आते हैं उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा, यदि न्याय मिलता है तो कितने समय में के भ्रष्टाचार का शिकार हुए न्याय से वंचित पीड़ित ग्रामीण किस तरह सरकार से बारंबार न्याय की गुहार लगाते हुए अपना दर्द बयां कर रहे हैं। मैटर है वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कच्चे मकान में रहने वाले लाभार्थी आवास ग्रामीणों को मकान दिए जाते हैं। वर्तमान में भारत सरकार की तरफ से आवास ऐप का रजिस्ट्रेशन बंद है। जैसे आवास ऐप का रजिस्ट्रेशन खुलेगा गंगापुर सर्वे में हर पात्र लाभार्थी के पास जाके हम सर्वे करेंगे। जो पात्र लाभार्थी पाया जाएगा मानक के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 1 हिंदुस्तान जसपुर। मसूरी में लगातार टैक्सी स्कूटी के द्वारा अव्यवस्थाएं फैल रही हैं जिसको लेकर लगातार एसडीएम मसूरी को शिकायत मिल रही है, जिसको लेकर एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा एआरटीओ और नगर पालिका के अधिकारियों को मसूरी में सभी स्कूटी संचालकों के लाइसेंस और लाइसेंस में दर्शाए गए कार्यालय और पार्किंग का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद एआरटीओ राजेंद्र विराटिया और अधिशासी अधिकारी राजेश निधानी के नेतृत्व में पालिका और परिवहन विभाग की टीम द्वारा मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित टैक्सी स्कूटी लाइसेंसधारियों के लाइसेंस, पार्किंग और कार्यालय को निरीक्षण किया गया, जिसमें बड़ी खामियां पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर टैक्सी स्कूटी के लाइसेंस में कार्यालय और पार्किंग दर्शाई गई है वहां पर ना तो पार्किंग है ना ही कार्यालय है, जिसको लेकर एआरटीओ द्वारा रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम को लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति किए जाने के लिए भेजा गया है। वहीं संयुक्त निरीक्षण के दौरान करीब 1 दर्जन टैक्सी स्कूटी के चालान भी किए गए। एआरटीओ राजेंद्र विराटिया ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा मसूरी में 44 लोगों को टैक्सी स्कूटी के लाइसेंस दिए गए हैं। वह एक लाइसेंस में 5 स्कूटी संचालित की जा सकती हैं, परंतु देखा जा रहा है कि उससे कई अधिक स्कूटी फर्जी तरीके से मसूरी में संचालित की जा रही हैं, जिनकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द कई स्कूटी संचालकों को द्वारा लाइसेंस के अनुरूप नई संचालित नहीं किया जा रहा, उनके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि जिस जगह से सभी लाइसेंस धारकों ने अपना लाइसेंस स्पेस दिखाया था उनके पास वो पर्याप्त मात्रा में स्पेस यहाँ पर वाहन खड़ा करने का नहीं है, जिससे जो है यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए जो है यहाँ पर एक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लाइसेंस धारकों के पास जो है प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर टॉयलेट और ऑफिस यहाँ पर नहीं पाया गया है। इनके खिलाफ हमने जो है रिपोर्ट अभी तैयार करके इनके लाइसेंस निलंबन की जो है कार्यवाही जो है की जाएगी। उच्च अधिकारी को जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसमें उनके आगे जो है कार्यवाही की जाएगी। अभी वर्तमान में जो है हमारा सबसे पहले जो सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसके बाद जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसको पालन किया जाएगा। लगभग 44 लाइसेंस यहाँ पर जो है दिए गए हैं। मिनिमम 5 वाहन जो है होना आवश्यक है। अधिशासी अधिकारी राजेश निधानी ने बताया कि मसूरी में टैक्सी स्कूटी संचालन की वजह से कई अवस्थाएं फैल रही हैं। मसूरी के फिक्सर पैलेस और गांधी चौक से टैक्सी स्कूटी संचालित की जा रही हैं और वहीं पर पार्किंग भी बना दी गई है, जिसको लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा चौक को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एसडीएम मसूरी के निर्देश पर सभी टैक्सी स्कूटी संचालकों के लाइसेंस और उसमें दर्शाए गए पार्किंग और कार्यालय की जाँच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो भी स्कूटी संचालकों के लाइसेंस के अनुसार नहीं पाया जाएगा उसके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं किया भी हाल में चौक से स्कूटी संचालन नहीं करने दिया जाएगा। इसमें जितनी भी कॉमर्शियल स्कूटी है ये शहर के विभिन्न मुख्य रोडों पर खड़ी हो रही है और इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। तो एसडीएम साहब ने निर्देश दिए थे कि इसका एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन कर लिया जाए कि कहाँ के लाइसेंस पे इन्होंने गाड़ियाँ ली है और कहाँ से इनकी गाड़ियाँ चल रही है। तो उसी क्रम में आज एआरटीओ साहब के साथ ये साइट विजिट कर रहे हैं और इनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि ये कहाँ से इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ का है और ये कहाँ से अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो वही कार्रवाई आज चल रही है। में ये देखा गया कि जो मैक्सिमम कमर्शियल व्हीकल है वो पिक्चर पैलेस और गांधी चौक से चल रहा है और इन्हीं दोनों जगह ज्यादा कंजेशन ट्रैफिक का रहता है। अब एक्शन प्लान क्या है? अब एक्शन प्लान नगर पालिका के उसमें अगर देखा जाए तो नगर पालिका पे व्हीकल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। ज्यादा अतिक्रमण में अगर सड़क पे है तो उठा के हम दे सकते हैं, लेकिन फिर वो उस पर जो व्यय शुल्क होता है उसे लेके छोड़ना पड़ता है। बाकी जो सीलिंग वोलिंग का है और जो चालानी कार्रवाई है वो आरटीओ और एसडीएम सर देखेंगे, तो आगे जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 1 हिंदुस्तान मसूरी।
शहीद उधम सिंह के 84वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बुल्लावाला स्थित शहीद उधम सिंह पार्क में स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने शहीद उधम सिंह के बलिदान को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया और उनके नाम पर पौधा लगाकर स्वच्छ पर्यावरण का भी संदेश दिया। इस दौरान शहीद उधम सिंह सभा के अध्यक्ष मनोज काम्बोज ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले शहीद उधम सिंह जी को देश हमेशा याद करता रहेगा। उन्होंने जिस प्रकार अपने देशवासियों की जान का बदला लेने के लिए जनरल डायर को गोली मार उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, उनके सच्चे देशभक्ति के जज्बे को देश सैल्यूट करता है। आज शहीद उधम सिंह जी का 84वां शहीद दिवस है और आज ही के दिन उन्हें लंदन के अंदर फांसी दी गई थी। तो हम सभी ग्रामवासी उनकी जो शहादत को जो है अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्होंने देश के लिए 21 सालों तक अपने मिशन को अपने अंदर रखा और जो जलियांवाला बाग था उसका बदला लिया और अंग्रेज़ सरकार ने 31 जुलाई 1940 को उन्हें आज ही के दिन फांसी दी थी। तो उनकी शहादत दिवस पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान डोईवाला। समुदाय विशेष के एक युवक द्वारा नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छात्र संगठन ने आज हल्द्वानी कोतवाली पहुंचकर इस मामले पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि शहर में कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई है और अपराधी प्रवृत्ति के लोग खुलेआम घूम रहे हैं। छात्रों ने पुलिस प्रशासन से ऑटो चालकों के सत्यापन करने और सभी को आई कार्ड जारी करने की बात कही और उन्होंने आरोपी ऑटो ड्राइवर को फांसी देने की भी बात उठाई है। ऑटो ड्राइवर को फांसी होनी चाहिए। जिसने दुष्कर्म किया है उसको फांसी हो। उसने हमारी हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म, हमारी बहन को न्याय मिले, बस। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि 16 साल की बच्ची के साथ कल के दिन दुष्कर्म हुआ था, है ना? तो वो जो दुष्कर्म था उसके खिलाफ हमें फांसी की मांग है, क्योंकि एक नाबालिग के साथ रेप हुआ है। अगर नाबालिग कोई क्राइम करता है तो उसकी सजा कम की जाती है ना? एक रेपिस्ट मेरे हिसाब से रेपिस्ट ही रहता है। 10 साल बाद अगर वो बाहर आ गया तो कल को कोई और हिंदू बहन इसका शिकार होगी। तो हमें नहीं चाहिए कि कोई और हिंदू बहन उसका शिकार बने। तो हमें चाहिए कि उसको फांसी हो जल्द से जल्द। और जितने भी ऑटो चालक यहाँ हल्द्वानी में चल रहे हैं सबका सत्यापन और सबके गले में ID कार्ड होने चाहिए, क्योंकि हम देखकर बैठेंगे कि कोई हिंदू भाई चला रहा है या कोई मुसलमान भाई चला रहा है। ये हमारी मांग है। गौरतलब है कि रविवार शाम म्यूजिक सीखने जा रही एक नाबालिग छात्रा को ऑटो चालक ने अपने ऑटो में बिठाया और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस का कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा। लेकिन यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और छात्रों ने जिस तरह से आज कोतवाली में आकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया है उससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि हल्द्वानी शहर में कानून का खौफ खत्म हो गया है। देखिए, कुमाऊं का प्रवेश द्वार हमारे हल्द्वानी को कहा जाता है। इस तरीके की घटना, रेप हुआ है, रेप की घटना, इस तरीके की घटना होना हल्द्वानी शहर में, ये हम सबके लिए सोचनीय विषय है, हम सबके लिए शर्म का विषय है। ये पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? जिस विशेष समुदाय के ऑटो चालक द्वारा ये दुष्कर्म किया गया है वो क्या यहाँ का था? वो ऑटो चालक यहाँ का था या बाहर का था? अधिकतर बाहर के लोग यहाँ पर आकर के ऑटो चला रहे हैं, जो दिन भर नशे में चूर रहते हैं, आए दिन लोगों से बदतमीजी करते हैं, लड़ाई झगड़ा उनका पेशा हो गया है, नशा उनका पेशा हो गया करना। इस तरीके की घटना उन्हीं के द्वारा की जा रही है। प्रशासन से हमारी मांग ये है, हमारी व्यक्तिगत हमारी मांग यही है कि उन ऑटो चालकों का क्या सत्यापन था और जो ऑटो चालक है उनका सत्यापन है। अगर सत्यापन नहीं है तो वो क्यों ऑटो चला रहे हैं? प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? इस तरीके की घटना होना हम सबके लिए सोचनीय विषय है। अगर हमारी बहन को न्याय नहीं मिलता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। समस्त छात्र शक्ति धरना प्रदर्शन करेगी और आंदोलन के बल्लेबाजी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान हल्द्वानी। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीमांत गांव बीरिया मझोला में बीते सोमवार राजू युवक दिनेश चंद्र की हत्या का उधम सिंह नगर पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ TC ने किया खुलासा। उसका ही मित्र निकला उसका हत्यारा। दरअसल कुछ दिन पूर्व ही मृतक दिनेश चंद्र घर आया था। बीते सोमवार को दिनेश चंद्र और वीरेंद्र सिंह ने रात में बैठकर शराब पी। किसी अवैध संबंध को लेकर विवाद बढ़ा, जिस पर वीरेंद्र सिंह परिहार ने दिनेश चंद्र के सर पर पत्थर से वार कर दिया। बाद में घर जाकर घर से पिस्टल लाकर उसको गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ TC ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार सुबह तड़के इस बात की सूचना मिली कि दूरस्थ ग्राम बीरिया मझोला में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर खटीमा कोतवाली पुलिस टीम मौके पर जाकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। स्थानीय लोगों से पूछताछ एवं CCTV फुटेज की मदद से मामले की गहन जाँच शुरू कर दी गई। जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा किया। जयचंद निवासी बिरिया की तहरीर पर मर्डर केस में अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। वहीं इस मामले में पुलिस ने वीरेंद्र सिंह पुत्र नैन सिंह परिहार को गिरफ्तार किया और अवैध तमंचा 12 बोर में खोखा कारतूस बरामद किया।
इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि सारे जघन्य अपराधों को त्वरित वर्कआउट होना चाहिए। कल सुबह 6 बजे हमें सूचना मिली थी खटीमा थाना में बिरिया मचौला क्षेत्र में एक लाश का, उस लाश से खून निकल रहा था। बाद में जानकारी मिली कि मतलब जब मौका मायना किया तो उसका व्यक्ति का शिनाख्त भी हो गया था, दिनेश चंद के रूप में। उसको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। 12 घंटे के भीतर खटीमा पुलिस द्वारा सभी मतलब चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, सीओ, एसपी इन सब के नेतृत्व में एक टीम वर्कआउट किया। फोरेंसिक का टीम्स का यूज़ करते, फील्ड यूनिट का यूज़ करते, डॉग स्क्वाड का यूज़ करके, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके तो 12 घंटे के भीतर इस केस का वर्कआउट कर लिया है हमने। हत्यारे का शिनाख्त हो गया, हत्यारे का आइडेंटिफाई हो गया है पॉइंट, और उसको ट्रेस करके, उसको ट्रैक करके, उसको उसकी सब पूछताछ के दौरान उसने पूरी घटना का कबूल लिया है। तो ये विवाद हुआ है दोनों के शराब के नशे के दौरान जो छोटी ऑल्टरकेशन हुई तो वो बढ़ती गई, और मेन जो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ वो इस बात पे हुआ कि जो मृतक का कोई महिला रिश्तेदार है, उसके साथ जो है हमारा अक्यूज्ड है, उसका संबंध होने का आरोप था। उसको लेके बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस लड़ाई के बाद उसने प्लान्ड तरीके से, बहुत ही प्लान्ड तरीके से, पहले तो उसने हीट ऑफ द मोमेंट में ईंटों से मारा, तो ईंटों से 2 बार मारते ही वो बेहोश हो गया था। उसके बाद वो घर के पास जाके पॉइंट ब्लैंक रेंज में उसके फ्यूली बोलते हैं, बहुत बड़ा तमंचा है वो, उससे उसने फायर करके उसको हत्या का वारदात को अंजाम दिया है। 12 घंटे के भीतर संपूर्ण केस को वर्कआउट करके हत्यारे को अपना जगह पर गिरफ्त में लेकर हमने सारी बरामदगी भी कर दिया है। आला कत्ल भी और अन्य सामग्री भी जो खून से संबंधित है, हत्या से संबंधित है। टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और 1000 रुपये का कैश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, उधम सिंह नगर। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।